क्योंकि मैं काम भी पैसे के लिए भी करता था। सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक फैक्ट्री में एनी टाइम मुझे काम करना पड़ता था। बस 1 घंटे का रेस्ट मिलता था, लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि हम अपनी मर्जी के अनुसार काम कर सकते थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। करीबन 10 दिन बीतने के बाद मुझे आज अपना पहला पेमेंट मिला, जिसे लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई। घर जाते समय मैंने एक मिठाई का डिब्बा भी खरीदा था। 2004 की वो रात, जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस दिन जब मैं फैक्ट्री में सुबह सुबह पहुंचा तो हमें फैक्ट्री की एक छोटी सी मशीन पर मांस की एक थैली दिखी थी, जिसके अंदर खून के साथ साथ बहुत सारा मांस भरा पड़ा था। जहां मैं उसे देखते ही थोड़ा सहम गया, तो उन लोगों के चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं था। तभी मैंने अपने साथी दोस्त नकुल से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना ही कहा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उस मांस की थैली को फैक्ट्री में भर फेंकने के बाद उन लोगों के चेहरे पर चिंता की कोई भी झलक नहीं थी, जिससे ये भी साफ हो रहा था कि आने वाले समय कुछ भयंकर घटना घट सकती है। रोज रोज की इस तरह की आज भी मैं अपनी मशीन पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मैं काम भी पैसे के लिए भी करता था। सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक फैक्ट्री में एनी टाइम मुझे काम करना पड़ता था। बस 1 घंटे का रेस्ट मिलता था, लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि हम अपनी मर्जी के अनुसार काम कर सकते थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। करीबन 10 दिन बीतने के बाद मुझे आज अपना पहला पेमेंट मिला, जिसे लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई। घर जाते समय मैंने एक मिठाई का डिब्बा भी खरीदा था। 2004 की वो रात, जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस दिन जब मैं फैक्ट्री में सुबह सुबह पहुंचा तो हमें फैक्ट्री की एक छोटी सी मशीन पर मांस की एक थैली दिखी थी, जिसके अंदर खून के साथ साथ बहुत सारा मांस भरा पड़ा था। जहां मैं उसे देखते ही थोड़ा सहम गया, तो उन लोगों के चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं था। तभी मैंने अपने साथी दोस्त नकुल से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना ही कहा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उस मांस की थैली को फैक्ट्री में भर फेंकने के बाद उन लोगों के चेहरे पर चिंता की कोई भी झलक नहीं थी, जिससे ये भी साफ हो रहा था कि आने वाले समय कुछ भयंकर घटना घट सकती है। रोज की तरह आज भी मैं अपनी मशीन पर जाकर बैठ गया और कपड़े को बनाने का काम करने लगा। इसी बीच नकुल मेरे पास पहुंचा और बोला, आज हम जल्दी घर चलेंगे, मुझे घर पर थोड़ा अर्जेंट काम है। सच में आज उस फैक्ट्री का माहौल बड़ा ही शांत लग रहा था। यहाँ की एक एक चीज़ आज खामोशी के अंदर चल रही थी और दिनों के मुकाबले मुझे वो फैक्ट्री बहुत शांत लग रही थी। नकुल आज अपनी दृष्टि को मेरे ऊपर जमाए हुए था, पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी लोग मुझे बार बार घूर रहे थे। मुझे भी उन लोगों का ये तरीका थोड़ा अजीब और बुरा लगने लगा। सुबह के करीब 11:30 बजे फैक्ट्री के अंदर वहाँ का मालिक पहुँचा तो उसने पुराने कर्मचारियों को अपने पास बुलाया, जिसमें से नकुल भी एक था। नकुल एक प्राइवेट रूम में उस मालिक से मिलने गया और नकुल और अन्य 7 कर्मचारी भी थे, जो उस फैक्ट्री में बहुत पहले से काम कर रहे थे, या फिर यूं कहे कि उस फैक्ट्री के दिल और धड़कन माने जाते थे। उनका मालिक उन पर बहुत विश्वास करता था। फिर करीब आधे घंटे के बाद नकुल मेरे पास पहुंचा और बोला, आज हम तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। शनिवार की शाम, कुछ भी हो सकता है। नकुल की बातें बड़ी बेचैनी करने वाली थी, लेकिन मैं कहा नकुल के बातों पर ध्यान देने वाला था। नकुल मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त होने के साथ साथ मेरी हर काम में मदद करने वाला भी था, तो मैंने भी उसकी बात का पालन करता था, या यूं कहे कि उसकी हर बात को मानने के लिए मेरे जैसा एक सबक जैसा था। तभी मैंने हंसते अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और धीरे धीरे दिन कटने लगा। खामोशी भरे दिन को चीरने के बाद अब सूरज का तेज भी कम होने लगा था, या फिर यूं कहे कि धीरे धीरे सूरज पश्चिम दिशा की ओर अब छिपने वाला था। नकुल एक बार फिर मेरे करीब पहुंचा और धीमी आवाज़ से बोला, अतुल, अब हमें घर चलना चाहिए।
वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। नकुल की बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अरे यार अभी तो बस 6 ही बजे हैं, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे। मगर आज नकुल का माथा सटका हुआ था तो उसने गंभीरता के साथ कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, चुपचाप खड़े हो जाओ। तभी मजबूरन मुझे अपना काम छोड़कर तुरंत उठना ही पड़ा। नकुल ने मुझे बताया कि सबसे पहले उन्हें बाजार में जाकर थोड़ा सामान की खरीदारी करनी है, जिस वजह से उन्हें जल्दी ही आना पड़ेगा। क्या मुझे मालूम था। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया और उस वक्त जब सूरज ढलने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि फैक्ट्री के बगल में मौजूद उस कमरे की छोटी सी जाली के अंदर कोई हमें झांक कर देख रहा है। फिर जब मेरी नज़र उस छोटी सी जाली के अंदर गई तो मुझे किसी की चमकते हुए 2 आँख दिखाई दिए, वो भी 2 आँख एकदम लाल थे। कुछ देर तक तो मैं उससे देखता ही रहा, लेकिन बाद में आंखें अचानक गायब हो गई। मगर अब यह बात मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी कि उस कमरे के अंदर कोई तो मौजूद है, और उस फैक्ट्री का मालिक हमें उस कमरे के पास जाने के लिए भी मना कर देता है। हर बार जब हम उस कमरे की जानकारी निकालना चाहते तो हमें अपने मालिक के गुस्से का सामना करना पड़ता, जिस कारण इस बार मैंने उस कमरे के पास भटकना ही छोड़ दिया। लेकिन आज मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैंने नकुल से कहा, अरे यार मुझे लगता है कि उस कमरे के अंदर कोई है जो हमें खिड़की से झांकते हुए देख रहा है। मेरी ये बात सुनकर नकुल थोड़ा सहम गया और बोला, अरे यार वहाँ कुछ भी नहीं है, और वैसे भी बॉस ने हमें उस कमरे के अंदर जाने से मना किया है। फिर मैंने भी उस कमरे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नकुल के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर करीब आधे या पौने घंटे के बाद हम लोगों ने अपना सामान लिया और घर जाने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच नकुल को फ़ोन आया, शायद उसे बाज़ार में कहीं पर रुकना था। तभी नकुल ने मुझे बस स्टैंड पर रुकने को कहा, क्योंकि वहीं से हम लोग बस पकड़कर अपने अपने गांव चले जाते थे। लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा। जैसे नकुल वहाँ से निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। नकुल तो फैक्ट्री की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन क्यों, अब क्या हुआ? मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी। नकुल किसी रॉकेट की तरह फैक्ट्री के बगल में मौजूद उस कमरे के करीब पहुंचा। शायद वहाँ कुछ तो हुआ था, क्योंकि 3 से 4 लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे और इस समय किसी की परमिशन लेना मैंने ठीक नहीं समझा और मैं नकुल के पीछे पीछे उस कमरे के पास पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचते ही मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। वक्त की सुई ने मेरे सामने एक ऐसा दृश्य जाहिर किया जिसे देखकर मैं अंदर से पूरी तरह हिल गया। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाला एक ही युवा जिसका नाम राजीव था, उसकी डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी थी। पर डर तो इस बात का नहीं था कि वो मर चुका है, बल्कि तो इस बात का था कि उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो चुका था। मतलब कि राजीव का शरीर किसी ने बीच में से काट दिया था। एक ऐसी रहस्यमयी मौत जिसमें राजीव के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर मेरा दिमाग तो घूमने लगा और उसी समय नकुल ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर जाने को कहा। मुझे ये दृश्य देखा नहीं गया। नकुल के कहे अनुसार मैं बाहर आकर बैठ गया, लेकिन बार बार मुझे अपने दिमाग में वही तस्वीर घूमती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से उस एरिया में सन्नाटा परस गया। अलग अलग भागों में बटा हुआ ये शरीर भले ही बहुत कि बेहोश करने वाला था, लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि खून की एक बूंद भी कहीं पर भी दिखाई दे नहीं रही थी। जब नकुल कमरे से बाहर आया तो उसका भी पूरा शरीर डरा सहमा लग रहा था। मैं उससे इस बात के बारे में पता करना चाहता था, लेकिन वो समय शायद उसका मूड सही नहीं था। मैंने नकुल को हल्की सी आवाज़ में कहा, नकुल भाई क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना पुलिस हमें भी पकड़ लेगी। वैसे तो राजीव एक लावारिस लड़का था, उसका पूरा परिवार तो पहले ही ख़त्म हो चुका था,
बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर गुजर चुके थे और अब उसका यूं गुजर जाना एक पीढ़ी को ख़त्म करने जैसा था। अब उसका वंश ख़त्म हो चुका था। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि कमरे के अंदर ये मौत कैसे हुई। राजीव की डेड बॉडी को पुलिस को सौंप दिया गया, मगर पुलिस पूरी छानबीन करने के बाद भी इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर राजीव की मौत किसके हाथों हुई है। लेकिन पुलिस अधिकारियों को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो उस कमरे में वो बार बार आते जाते हैं। उन्हें उस कमरे की एक एक हरकत के बारे में अच्छे से मालूम था कि वहाँ पर कौन सी खिड़की है। राजीव की मौत के बाद मेरा दिल दहल गया और मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था शायद इस फैक्ट्री के अंदर कुछ तो समस्या है, जिस वजह से यहाँ के लोग काफ़ी तकलीफ में है और वो काम छोड़ देता है। लेकिन बोलने मात्र से तकलीफ दूर कहाँ होती है। उस दिन मैं अपने भारी शरीर को लेकर घर तो पहुंच गया, लेकिन राजीव का वो कटा फटा शरीर अभी भी मेरे दिल और दिमाग में छप चुका था। रात को सोते वक्त वही चीज़ें मेरी दिमाग में घूम रही थी। घर वालों को भी मैंने इस बात के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा और साथ ही कहा कि ऐसी हद से अमूमन होते रहते हैं। दोस्तों, उस रात तो मैं सो गया, लेकिन फिर दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पता नहीं उस वक्त क्या टाइम हो रहा था। घड़ी में देखे बिना ही मैंने दरवाज़ा के करीब पहुंचा तो मेरे सामने नकुल खड़ा था। मैं अपनी आंखें को मलता हुआ बोला, अरे यार, तू इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा, अभी रात कहाँ है, हमें फैक्ट्री चलना है, आज ज़रूरी काम है। और इसी बीच हम दोनों ने तालाब के बीच ये भूल गए थे कि मुझे टाइम भी देखना चाहिए। फिर बिना खाए पिए मैंने अपनी टी शर्ट उठाई और पहनकर घर से बाहर निकल गया। नकुल ने मुझे सिर्फ फ्रेश होने तक का वक्त दिया और फ्रेश होते ही हम घर से बाहर निकल गए और सीधे फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। उस समय मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था। करीब 4 से 5 मिनट आगे चलने के बाद मेरा फ़ोन अचानक ही बजने लगा। जब मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि फ़ोन पर नकुल था, जिसे देखकर मैं तंग रह गया। मैंने नकुल से कहा, अरे नकुल, तेरा फ़ोन कहाँ है? तो उसने बताया कि उसका मोबाइल उसकी जेब में है। उसी दौरान ही मुझे अपने साथ चल रहे नकुल पर अब शक होने लगा। मैंने सही समय पर नकुल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ बहुत ठंडा था। उसने मुझे धक्का मार दिया और मैं धड़ाम से नीचे गिरा और फिर तब तक मैं समझ चुका था कि ये कोई नकुल नहीं है। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो मेरे सामने से आवाज़ आई, अरे अतुल, तू घर पर ही रहना, आज की रात तेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन तब तक मैं फंस चुका था। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और ज़मीन से उठा और फिर अपने घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते फ़ोन पर मौजूद नकुल को मेरी सारी बातें बता दी। तभी नकुल ने कहा कि तू अपनी आंखें बंद कर ले और कुछ देर के लिए मौन धारण करके किसी पेड़ के पास बैठ जा, वो आत्मा अपने आप ही गायब हो जाएगी। मैं तो यही चाहता था, लेकिन जब तक मैंने अपनी आंखें खोली तो फैक्ट्री के उस रूम के सामने बैठा था, जिसके अंदर से बहुत डरावनी आवाज़ निकल रही थी। उस रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और फिर मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक नज़रिया साबित हुआ। काले रंग का एक बहुत ही बड़ा जानवर, जिसके हाथ लंबे लंबे नाखून और उसकी चमड़ी से बाहर निकलते हुए दांत उसे बहुत ही खूंखार बना रहे थे। मेरी अब हालत पतली पड़ने लगी थी। तभी मैंने पीछे मुड़ा और एक बार फिर भागने लगा, मगर उस राक्षस की स्पीड मुझसे कहीं ज़्यादा अधिक थी। वो अचानक ही मेरे साथ साथ भागने लगा, पर मैं इस समय रोड पर भाग रहा था, जिसके कारण मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कोई गाड़ी वाला मिल जाए और मैं उससे हेल्प मांग सकूं। पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी जोखिम में पड़ गई थी। लेकिन तभी मुझे उस कपड़ों की फैक्ट्री के पास मौजूद एक पानी की टंकी के पास कुछ लोग आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। तभी मैंने जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा और साथ ही सही समय पर उन लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई।
उनके हाथ में कुछ लकड़ियाँ और लाठियाँ थी। वो सभी लकड़ियाँ और लाठी को लेकर मेरी तरफ भागने लगे। तभी मैं हाँफते हाँफते उनके पास पहुंचा और उन्होंने मुझे किसी तरह बचा लिया। जब मैंने ये सब के बारे में उन सबको बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक बहुत ही गंदा और खतरनाक शैतान है, जो आदमी को पलक झपकते ही उसका खून पी जाता है, और जो इस शैतान की सच्चाई जान लेता है फिर वो कभी जिंदा नहीं बच पाता। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच पाए। लेकिन धीरे धीरे उस शैतान की सच्चाई भी मेरे कानों में पड़ने लगी। दोस्तों, अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस सच्चाई को आपके सामने शेयर करके मैंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना नहीं चाहता था। लेकिन जो भी हो, उस दिन के बाद मैंने उस फैक्ट्री में कदम भी नहीं रखा। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।